नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन। रिसोर्सेज मीन्स क्या होता है? संसाधन। ह्यूमन मानव, तो मानव संसाधनों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। पीपल आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। जो पीपल है, जो लोग हैं, उनको एक राष्ट्र का, एक देश का सबसे बड़ा रिसोर्स माना गया है। ये हम कह सकते हैं कि जो भी लोग हैं वह उस राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। नेचर्स बाउंटी, प्रकृति की देन बिकम्स सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। और जो प्रकृति की देन हमें मिली है वह हमारे लिए तब ही महत्वपूर्ण हो सकती है जब इंसान उसको उपयोगी तरीके से करना सीख ले। इट इज़ पीपल, यह लोग ही हैं विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज़ दैट टर्न दैम इनटू रिसोर्सेज, जिससे कि वह उन मिले हुए संसाधनों को, उन प्राकृतिक पदार्थों को अपनी मांग और अपनी योग्यता, उनकी मांग और अपनी योग्यता के आधार पर उनको संसाधनों में बदल देते हैं, भाई मान लो जैसे कि प्रकृति ने आपको क्या दिया? हवा दी। प्रकृति ने आपको क्या दिया? पानी दिया। इंसान ने क्या किया? इंसान ने उस हवा से और उस पानी से अपनी ज़रूरत के लिए बिजली का उत्पादन करना शुरू कर दिया। ठीक है, बिजली का उत्पादन करना शुरू कर दिया। प्रकृति ने आपको सन दिया, सन से सनलाइट मिली और सनलाइट से भी इंसान ने बिजली का उत्पादन करना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, प्रकृति ने आपको बहुत सारे खनिज दिए, मिनरल्स दिए, लौह अयस्क दिए। इंसान ने उनको लौह अयस्क से लोहा बनाया और लोहे से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, सो हैंस ह्यूमन रिसोर्स इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स। तो जो मानव संसाधन है वह ही अंतिम संसाधन माना गया है। हेल्दी, एडुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। स्वास्थ्य या स्वस्थ, पढ़े लिखे और अभिप्रेरित। स्वस्थ, पढ़े लिखे, मोटिवेट का मतलब होता है अभिप्रेरित करना, अभिप्रेरणा। तो मोटिवेटेड, अभिप्रेरित, स्वस्थ, पढ़े लिखे और अभिप्रेरित लोग जो कि संसाधनों का विकास करते हैं, संसाधनों को बनाते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के लिए। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। जैसे कि हम कह सकते हैं कि लगभग समान रूप से सभी संसाधन आपको पृथ्वी पर उपस्थित मिल जाते हैं, लेकिन अगर बात करें ह्यूमन रिसोर्सेज की, मानव संसाधन की, तो ये पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं होते। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल, एज एंड सेक्स। ये लोग अलग अलग होते हैं, इनमें अंतर पाया जाता है, इनमें कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। इनके शैक्षिक आधार पर, पढ़े लिखे होने के आधार पर, एज इनकी उम्र के आधार पर, और सेक्स और इनके लिंग के आधार पर। देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो कीप चेंजिंग। और जो इनके नंबर हैं, जो इनकी संख्या है, या इनके जो कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है या गुण हैं, मतलब इनकी संख्या और इनके लक्षण या गुण भी बदलते रहते हैं। भाई जैसे इनकी शैक्षिक योग्यता बदलती है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है, इनकी उम्र बढ़ती घटती रहती है, इनका जो लिंग भेद है वह भी अंतर होता रहता है। उसी प्रकार इनकी संख्या और इनके लक्षणों में भी बदलाव होते रहते हैं। आइए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार ने, या भारत की सरकार में एक मिनिस्ट्री है। कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD। कौन सी मिनिस्ट्री है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इस मिनिस्ट्री की स्थापना की गई थी 1985 में। ये जो मुख्यालय है इसकी स्थापना की गई थी 1985 में
इसका उद्देश्य था, जिसका एम था इम्प्रूव पीपल्स स्किल, लोगों के कौशल को सुधारना या उनमें कौशल पैदा करना, जो उनमें गुण है, विशेषता है, उसको बाहर निकालना। दिस जस्ट शोज हाउ इम्पोर्टेंट पीपल आर एज ए रिसोर्स फॉर द कंट्री। और इस एक मुख्यालय या इस मिनिस्ट्री का स्थापित होना यह बताता है कि जो मानव संसाधन है वह एक देश के लिए कितने कीमती हैं, कितने मूल्यवान हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब यहाँ पर एक प्रश्न किया जा रहा है। ये एक मैडम है, इन्होंने बच्चों से सवाल किया कि हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक देयर आर इन द होल वर्ल्ड, कि आपको क्या लगता है कि पूरे संसार में कितने लोग हैं। इन्होंने बच्चों से सवाल किया कि इस पूरे संसार में, पूरी दुनिया में कितने लोग हैं। तो इस लड़के ने तो बोला कि मेरी क्लास में तो 30 बच्चे हैं। इस लड़की ने बोला मेरे स्कूल में 500 बच्चे हैं। अब यहाँ पर एक मुन्ना और खड़ा था, इसने कहा जी मेरे गांव में तो 1000 लोग हैं। अच्छा जी, अब इन मैडम ने दूसरा सवाल किया, हाउ डू यू राइट दैट इन नंबर्स, कि आप इसको नंबर में कैसे लिखोगे, किसको, 6.6 बिलियन पीपल को। ठीक है, आइए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का वितरण। अब क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या का वितरण। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। वह तरीका जिस तरीके में इस भूपृष्ठ पर, इस भू सतह पर लोग फैले हुए हैं, वह तरीका जिस तरीके से इस भू परपटी पर, इस भू सतह पर लोग फैले हुए हैं, उस तरीके को हम कहते हैं द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप। पैटर्न होता है प्रतिरूप, जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस। इस दुनिया के 90% जनसंख्या का जो हिस्सा है, सपोज करो 100% जनसंख्या है, उस 100% जनसंख्या का जो 90% हिस्सा है, वह 90% हिस्सा इस पृथ्वी की 30% भूमि सतह पर ही पाया जाता है। मतलब बाकी 70% पर 10% लोग रहते हैं। 90% लोग 30% ज़मीन पर रहते हैं और बाकी 70% ज़मीन पर 10% लोग ही मिलते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। इस जनसंख्या का जो वितरण है वह इस धरती पर अत्यंत बहुत ज़्यादा असमान है। समान नहीं है, बहुत ज़्यादा असमान है। वो आप देख भी सकते हो कि 30% भूमि पर तो 90% जनसंख्या देखने को मिलती है। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड एंड सम आर स्पेयरली पॉपुलेटेड, कि कुछ एरिया तो ऐसे हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आपको गिनी चुनी लोग ही देखने को मिलते हैं। विरल जनसंख्या जिसको कहते हैं, विरल, गिने चुने, बहुत कम। दी क्राउडेड एरियाज आर, जिसमें कि हम बात करेंगे कि घने या बहुत ज़्यादा भीड़ वाले कौन से देश हैं, वह बात कर लेते हैं। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एंड मतलब दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका। कौन से हैं घने भाई, एक तो आपका हो गया दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, फिर यूरोप हो गया, उसके बाद उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लैटिट्यूड एरियाज, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, हाई माउंटेन्स एंड एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। बहुत कम लोग आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, एक तो हाई लैटिट्यूड, जो कि बहुत ज़्यादा लैटिट्यूड वाले क्षेत्र हैं,
जैसे कि आपके पोलर रीजन है, क्या है, पोलर ध्रुवीय क्षेत्र, जहाँ पर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ पर आपको बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाले रेगिस्तान हैं, बड़े बड़े रेगिस्तान, थार डेजर्ट हो गया, सारा डेजर्ट हो गया, वहाँ पे भी आपको गिने चुने 1-2 लोग ही देखने को मिलेंगे। हाई माउंटेन, जो बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ है, मान लो हिमालय की चोटी की बात करें, तो वहाँ पर आपको लोग मिलते हैं क्या, नहीं मिलते। अगर आप उत्तराखंड में ही ऊंची चोटी पर पहुँच जाओ तो वहाँ पर भी आपको गिने चुने लोग ही दिखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, जो विषुवत रेखा के आसपास पाए जाने वाले जंगल हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं। मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर, बहुत, अगर आप बात देखो तो विषुवत रेखा के उत्तरी क्षेत्र में, इक्वेटर के उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादा लोग देखने को मिलते हैं बजाय विषुवत रेखा के दक्षिण क्षेत्र में। मतलब कि अगर बात करें तो विषुवत रेखा के उत्तर में आपको बहुत ज़्यादा जनसंख्या मिलेगी अगर तुलना की जाए उसके दक्षिण एरिया से, क्योंकि दक्षिण में बहुत कम लोग रहते हैं। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स, लगभग 3/4, कितना, पूरी दुनिया में पाई जाने वाली जनसंख्या का 3/4 हिस्सा तो सिर्फ 2 महाद्वीप पर ही आपको देखने को मिल जाएगा, एशिया और अफ्रीका में। एशिया और अफ्रीका की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो इसमें पूरी जनसंख्या के 3/4 हिस्सा पूरी जनसंख्या का इन 2 कॉन्टिनेंट पर ही आपको देखने को मिल जाता है। 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज़, और लगभग पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उसमें से 60% लोग तो आपको 10 देश में ही मिल जाएंगे, और कुल देश कितने हैं यह आप जानते हैं, 198। कितने हैं, 198। तो उन 198 से 10 देश में ही पूरी जनसंख्या का 60% हिस्सा तो आपको इन 10 देशों में ही मिल जाएगा। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल, और ये सभी देश हैं, इसमें 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। किससे, 10 करोड़ से अधिक रहने वाले लोगों वाले देश ये हैं। ये एक पैटर्न है पॉपुलेशन का, देखिए इसमें से लगभग 100 लोगों में से बात की जाए तो इस तरह से बसे हुए हैं। कैसे, जो ये येलो वाले हैं, येलो का हो जो थोड़ा ऑरेंज कह लो, ये एशिया में रहते हैं। सेकंड लाइन जो ये सेकंड कलर है ये आपका यूरोप में रहने वाले हैं। उसके बाद जो आपका वायलेट है ये अफ्रीका वाले हैं, मतलब कि यूरोप से ज़्यादा अफ्रीका में रहते हैं। फिर जो ब्लू वाले हैं ये आपके सेंट्रल और साउथ अमेरिका वाले हैं। रेड नॉर्दर्न अमेरिका वाले हैं, और ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए 100 में से 1 बंदा ही ऑस्ट्रेलिया में रहता है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन। वे 10 कंट्री कौन सी हैं वे देख लीजिए। चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है, दूसरे नंबर पर इंडिया है, ठीक है। उसके बाद यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फेडरल और जापान। ये 10 कंट्री हैं जिसमें कि दुनिया के 60% जनसंख्या आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। आइए, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व, क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या का घनत्व आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि एक्चुअली जनसंख्या घनत्व होता क्या है, पॉपुलेशन को हम किस तरीके से मापते हैं। सो पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, कि एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। अब वह एक इकाई संख्या कौन सी है,
वह है पर स्क्वायर किलोमीटर, कि एक स्क्वायर वर्ग में या एक वर्ग किलोमीटर में, एक स्क्वायर किलोमीटर में, एक किलोमीटर वर्ग में कितने लोग रहते हैं, और उस जनसंख्या से हम लोग जनसंख्या का घनत्व जानते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी का पता करते हैं। जैसे कि बात की जाए भारत में, एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की जो औसत घनत्व है भारत में, वह एक स्क्वायर किलोमीटर में कितना है, 382%। मतलब कि एक किलोमीटर स्क्वायर में 382 लोग यहाँ पर रहते हैं। देखिए कितना घनत्व है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, पूरे पृथ्वी की बात करें, पूरी भूमि की बात करें, तो उसमें पर स्क्वायर किलोमीटर 51 लोगों के हिस्से में आता है। कितना? 51 लोगों के हिस्से में आता है। लेकिन हमारे भारत में ही 382 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। मतलब कि 51 रहने चाहिए, तो इससे लगभग 8 गुना या 7 गुना, 7.5 गुना लोग ज़्यादा हमारे भारत में रहते हैं। साउथ सेंट्रल एशिया, दक्षिण मध्य एशिया जो हिस्सा है, जो प्रदेश है, जो क्षेत्र है, ये सबसे उच्च घनत्व, उच्च जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। और उसके बाद ईस्ट एशिया, और उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया। मतलब कि दक्षिणी मध्य एशिया सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, उसके बाद पूर्वी एशिया में, और उसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया में आपको भीड़ देखने को मिलेगी। ठीक है। व्हेन ऑल द 30 स्टूडेंट्स आर, ये 2 बच्चे बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये लड़का कह रहा है कि भाई हमारी क्लास में 30 बच्चे हैं, और जब ये 30 के 30 बच्चे आते हैं तो जो हमारा क्लास का कमरा है वह पूरा भरा भरा दिखता है, उसमें बहुत भीड़ दिखती है। ठीक है। लेकिन अगर वही 30 बच्चे हम स्कूल के हॉल में, असेंबली हॉल में जहाँ पर प्रेयर होती है, वहाँ पर बैठा दें तो वह हमें खाली खाली लगता है। ऐसा क्यों? तो इस लड़की ने जवाब दिया कि बिकॉज, क्योंकि साइज़ और द एरिया ऑफ द हॉल, क्योंकि जो उस हॉल का एरिया है, क्षेत्र है, वह हमारे क्लास के क्षेत्र से बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए वहाँ पर 30 बच्चे नहीं दिखते। लेकिन अगर उसी क्षेत्र में हम स्कूल के सभी बच्चों को ले आएँ तो हमें वह हॉल का एरिया भी छोटा दिखाई देगा, और वहाँ पर भी हमें भीड़ लगने लगेगी। आइए अब जानते हैं कुछ फैक्टर्स, कुछ कारक जो प्रभावित करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। ठीक है। क्या है? जियोग्राफिकल फैक्टर्स। क्या है? जियोग्राफिकल फैक्टर्स, भौगोलिक कारक। कौन से? भौगोलिक कारक। अब वे कौन से हैं? पहला, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी होता है आपका स्थलाकृति। क्या होता है? स्थलाकृति, मतलब कि भूमि का रूप, किस तरह का रूप है, क्या वहाँ पर ज़रूरतें हैं, उनके अकॉर्डिंग टोपोग्राफी हम कहते हैं। दूसरा है क्लाइमेट, तीसरा है सोयल, चौथा है वाटर, और उसके बाद है मिनरल्स। ठीक है। सो पहले हम पढ़ते हैं टोपोग्राफी, स्थलाकृति। पीपल ऑलवेज प्रीफर टू लिव ऑन प्लेन्स रेदर देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। लोग हमेशा रहना पसंद करते हैं समतल भूमि पर। कहाँ पर? प्लेन एरियाज़ में, समतल भूमि पर, बजाय पहाड़ों पर रहने के या पठारों पर रहने के। ठीक है। बिकॉज दीज एरियाज़, क्योंकि जो प्लेन एरियाज़ होते हैं यह उपयुक्त होते हैं खेती करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण करने के लिए, और सर्विस एक्टिविटीज़ और सेवाएं, क्रियाओं के लिए ये जगह बहुत ही उपयुक्त होती है। द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, while mountains like Andes, Alps and Himalayas are sparsely populated। तो जो गंगा प्लेन है, जो गंगा का क्षेत्र है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, बजाय जो आपकी पर्वत श्रृंखला है, जैसे एंडीज हो गई, एल्प्स हो गई, हिमालयाज हो गए, यहाँ पर आपको बहुत विरल और बहुत गिन के और बहुत कम जनसंख्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट, क्लाइमेट, जलवायु।
People usually avoid extreme climates that are very hot or very cold like Sahara Desert, polar regions of Russia, Canada and Antarctica. जलवायु, लोग आमतौर पर बचते हैं उन जगह पर से जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा ठंडे क्षेत्र होते हैं, जैसे कि सहारा डेजर्ट बहुत गर्म इलाका है तो वहाँ पर लोग रहने से बचते हैं। दूसरा, पोलर रीजन, जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ध्रुवीय जहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है हमेशा, जहाँ पर हमेशा आपको बर्फ़ ही बर्फ़ जमी मिलती है, वे कौन से एरिया हैं? रसिया का ध्रुवीय क्षेत्र, कनाडा का ध्रुवीय क्षेत्र और एंटार्क्टिका का ध्रुवीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों से लोग रहने से बचते हैं। सोयल, मिट्टी कैसी है? फर्टाइल सोयल्स प्रोवाइड सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, जो उपजाऊ मिट्टी होती है यह उपयुक्त भूमि हमें प्रदान करती है खेती करने के लिए। और फर्टाइल प्लेन्स कहाँ पर हैं? उपजाऊ मिट्टी कहाँ मिलती है? उपजाऊ मिट्टी मिलती है हमें जैसे कि आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र वाले क्षेत्र हैं भारत में, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खेती होती है तो यहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। हुआंगे छांगजियांग, चाइना में हुआंगे और छांगजियांग नदियों का क्षेत्र है। दूसरा, इजिप्ट में नाइल रिवर, जो नील नदी है वो बहुत घने जनसंख्या वाले इलाके हैं। तीसरा, वाटर, पानी, जहाँ पर हमें फ्रेश वाटर ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। फ्रेश मीन्स होता है एलवनीय, जो पीने योग्य, इस्तेमाल करने योग्य पानी होता है। पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज, लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ पर आपको एलवनीय जल की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। द रिवर वैलीज, नदियों की घाटियाँ, आर डेंसली पॉपुलेटेड, यह ज़्यादा घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, जबकि लोग रेगिस्तान में रहना पसंद नहीं करते और अगर रह भी रहे हैं तो बहुत कम लोग वहाँ पर रहते हैं। मिनरल्स पदार्थ या खनिज, खनिज या पदार्थ। एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड, वे क्षेत्र जहाँ पर आपको सभी खनिज निक्षेप आसानी से मिल जाते हैं होते हैं वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। जैसे कि साउथ अफ्रीका में डायमंड की खनन है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में डायमंड हीरे की खनन है, वहाँ पर ज़्यादा लोग मिलते हैं। एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडिल ईस्ट लेड टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दीज एरियाज़, और मध्य एशिया या मध्य पूर्वी में अगर बात करें तो वहाँ पर जब ऑयल तेल की खोज हुई थी तो उस तेल की खोज होने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर ज़्यादा लोगों ने रहना शुरू कर दिया, या उस खोज ने ज़्यादा लोगों को वहाँ रहने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, आइए नेक्स्ट, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। उदाहरण के तौर पर बता देते हैं, जैसे मान लो दुबई है, वहाँ पे क्या है, तेल की खाने हैं, तो जो लोग दुबई में रहते हैं और जिनके पास तेल की खाने हैं वो लोग आज बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। क्यों? क्योंकि वो लोग मिनरल्स के आसपास रहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट, सोशल, सामाजिक, कल्चरल, सांस्कृतिक एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, और जो आर्थिक फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आइए फर्स्ट, सोशल, सामाजिक कारक क्या है? एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। एग्जाम्पल पुणे, वे क्षेत्र जहाँ पर अच्छे घर बने हों, अच्छी शिक्षा हो और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ पर मिल जाएं, वो क्षेत्र बहुत ज़्यादा भीड़ वाले हो चुके हैं, वहाँ पर बहुत घनी जनसंख्या देखने को मिलती है, जैसे कि आपका पुणे। नेक्स्ट, कल्चरल, सांस्कृतिक फैक्टर कौन से हैं? सांस्कृतिक फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे प्लेसेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट्स पीपल, वे जगह जहाँ पर धर्म और सांस्कृतिक महत्ता हो, वह जगह जहाँ पर धर्म और सांस्कृतिक महत्ता हो वहाँ पर उन्हीं धर्म के, उन्हीं संस्कृति के लोग अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि वाराणसी, जेरूसलेम और वेटिकन सिटी इसका उदाहरण माने जाते हैं। इकोनॉमिक, जो आर्थिक फैक्टर है, इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वे औद्योगिक क्षेत्र प्रोवाइड कराते हैं
एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के अवसर क्या देते हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ पर हमें रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज, और बहुत अधिक जनसंख्या में लोग इस तरफ खींचे चले आते हैं कि भाई इंडस्ट्री के पास रहेंगे तो हम रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो हम पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो हम एक स्थिर जीवन जी सकते हैं। ऐसे उदाहरण जापान में ओसाका सिटी, ओसाका एक शहर है जापान में जहाँ पर इंडस्ट्री और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे। भारत में मुंबई, ये कुछ दो जगह हैं जो कि बहुत ज़्यादा भीड़ वाले इलाके माने जाते हैं। आइए अब पढ़ते हैं पॉपुलेशन चेंज। उससे पहले हम पढ़ते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। यह एक वह औसतीय साल है, एक औसतीय नंबर है, एक संख्या है जिसमें कि एक व्यक्ति की औसत जीने की आयु मानी जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का हिंदी मतलब है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा कि एक औसतन आदमी कितने साल जीता है। जैसे कि एक औसतन आदमी 60 साल जीता है, 70, जैसे पहले की औसतन 80-90 साल जीते थे, अब वह घटकर कितनी हो गई? 50-55 साल हो गई। कोई तो 80 साल जीता जाता है और कोई 25 साल में ही एक्सपायर हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट, पॉपुलेशन चेंज कि जनसंख्या में बदलाव कैसे होता है। दी पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। एक निश्चित समय में होने वाले लोगों की संख्या में बदलाव को जनसंख्या बदलाव कहा जाता है या जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। जनसंख्या परिवर्तन का तात्पर्य यहाँ पर बताया गया है, एक निश्चित समय में होने वाला लोगों की संख्या में बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहा गया है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल। जो दुनिया की जनसंख्या है वह स्थिर नहीं है। इट हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड एज सीन इन द फिगर 6.3। और यह कई गुना बढ़ती रहती है, यह कई गुना बढ़ती रहती है, जैसे कि आपको 6.3 फिगर में दिखाया गया है। देखिए, बात करते हैं 500 BC की, तो 500 BC में जनसंख्या थी 100 करोड़, ठीक है। उसके बाद 0 में हो गई 170 करोड़, फिर 1000 AD में ये आपकी हो गई 265, फिर 1500 में 425, और ऐसे करते करते 2025 का जो एवरेज लगाया गया है वह लगाया गया है आपका कितना, ये देखिए 8525 करोड़। कितना दोस्तों? 8625 करोड़। तो ऐसा क्यों? दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो अब जन्म दर और मृत्यु दर में बदलाव हुआ है उसकी वजह से यह जनसंख्या इतनी बढ़ रही है। क्योंकि जन्म तो बच्चों का हो रहा है उसी स्पीड से, लेकिन मृत्यु दर कम हो गया है क्योंकि अब हेल्थ फैसिलिटीज़, डॉक्टर्स, इनकी हेल्प से लोग बच रहे हैं। फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अगर मानव इतिहास के हम पिछला लंबा समय देखें लगभग 1800 सदी तक, तो द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रो स्टडीली बट स्लोली। तो जनसंख्या बढ़ रही थी लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। लार्ज नंबर्स ऑफ बेबीज़ वर बोर्न, बहुत अधिक मात्रा में बच्चे पैदा होते थे, बट दे डाइड अर्ली टू, लेकिन वो बहुत जल्दी मर भी जाते थे। दिस वाज एज देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़। और ऐसा होता क्यों था? क्योंकि पहले स्वास्थ्य की जो सेवाएं थी वह अच्छी नहीं थी, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं थी वह अच्छी नहीं थी, उनमें कमी थी, इसलिए लोग बीमार होते ही मर जाते थे। सफिशिएंट फूड वाज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल, पर्याप्त मात्रा में भोजन भी उपलब्ध नहीं होता था। फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द पीपल। और जो किसान थे वह सक्षम नहीं थे, वह योग्य नहीं थे कि पूरी जनसंख्या के लिए वह खाने को उगा सकें। एज ए रिजल्ट जिसका परिणाम यह होता था, टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाज वेरी लो, कि जो
कुल मिलाकर जनसंख्या में बढ़त थी वह बहुत कम थी। इन 1804 1804 की बात करें, द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन। कितनी पहुंच गई? 1 बिलियन। कितनी? 1 बिलियन। 55 ईयर्स लेटर, लगभग 155 साल बाद 1959 में द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच 3 मिलियन। जो दुनिया की पॉपुलेशन थी मतलब 150 साल में लगभग 3 गुना बढ़ गई। भाई तब तो 1 बिलियन थी और 1959 में कितनी हो गई? 3 बिलियन। दिस इज ऑफन कॉल्ड, और इसको क्या कहा गया? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया जनसंख्या विस्फोट। 1 मिलियन से सीधी 3 मिलियन हो गई। इन 1999 में 40 ईयर्स लेटर, 40 साल बाद द पॉपुलेशन डबल्ड, और पॉपुलेशन उसकी दुगनी हो गई सिर्फ 40 साल में। कितनी? 6 बिलियन। द मेन रीज़न फॉर दिस ग्रोथ, इस वृद्धि का सिर्फ एक ही मुख्य कारण था, वह था बेटर फूड सप्लाईज, अच्छा खाद्य सेवाओं का होना, दवाइयों का होना, और डेथ वर रिड्यूसिंग, जिसकी वजह से लोग कम मरने लगे थे। एंड वाइल द नंबर ऑफ बर्थ, और जबकि पैदा होने का जो नंबर था वह तो बराबर था। बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट। हम जो पैदा होने का जो आमतौर पर पैदा होने का जो माप है उसको जन्म दर के आधार पर मापते हैं कि भाई 100 लोगों में पैदा होने वाले बच्चे, उसको कहते हैं बर्थ रेट। डेथ्स आर यूजुअली, और जो मृत्यु है उसको हम आमतौर पर मापते हैं डेथ रेट के नाम से, कि 1000 लोगों में होने वाली मृत्यु की संख्या कितनी है, उसको कहते हैं डेथ रेट, मृत्यु दर। तो जन्म दर और मृत्यु दर। माइग्रेशन होता है प्रवास। माइग्रेशन क्या है दोस्तों? प्रवास। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। एक किसी भी क्षेत्र से लोगों का आना या लोगों का उससे बाहर जाना। एक क्षेत्र में लोगों का आना या उस क्षेत्र से उन लोगों का बाहर जाना कहलाता है माइग्रेशन, प्रवास। बर्थ्स एंड डेथ्स आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन। जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म और मृत्यु ये तो प्राकृतिक कारण है जनसंख्या में बदलाव होने के। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। जो जन्म दर और मृत्यु दर में पाया जाने वाला अंतर है, जन्म दर और मृत्यु दर में पाया जाने वाला जो अंतर है किसी भी देश का, उसको हम कहते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट, प्राकृतिक वृद्धि दर। क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि दर। मानो पैदा हो रहे हैं 50 और मृत्यु हो रही है 20, तो जो नेचुरल ग्रोथ रेट है वो कितना है? 30। ठीक है दोस्तों। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। तो जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है इस दुनिया की जो बढ़ रही है, उसका मुख्य कारण है तेजी से प्राकृतिक वृद्धि दर का बढ़ना, कि तेजी से प्राकृतिक वृद्धि दर का बढ़ना, नेचुरल ग्रोथ रेट का बढ़ना ही हमारी दुनिया में जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण है। ये देखिए, बर्थ रेट, जब आपका जन्म दर मृत्यु दर से ज़्यादा होगा, मान लो पैदा होते हैं 5 और मृत्यु होते हैं 2 की, तो यहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगी, तो जनसंख्या बढ़ेगी। दूसरी तरफ अगर दोनों बराबर होगी, भाई 5 पैदा हो रहे हैं और 5 ही मर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी जो पॉपुलेशन होगी वह स्टडी होगी, वह सेम होगी। अगर बर्थ रेट तो कम है लेकिन डेथ रेट ज़्यादा है, मतलब 2 पैदा हो रहे हैं 5 एक्सपायर हो रहे हैं, तो उस केस में जनसंख्या कम होगी, जनसंख्या कम होगी। माइग्रेशन इज़ अनदर वे, माइग्रेशन इज़ अनदर वे, जो प्रवास है वह दूसरा कारण है जनसंख्या के आकार में, जनसंख्या के साइज में बदलाव होने का। क्यों? सपोज करो एक छोटा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश से लोग काम करने के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर चले जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कम होगी,
लेकिन जहाँ वो दिल्ली मुंबई जाएंगे वहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो इसको कहते हैं माइग्रेशन। ठीक है। पीपल में मूव विद इन ए कंट्री और बिटवीन कंट्रीज़, लोग देश के अंदर भी यहाँ से वहाँ जाते हैं और दो देशों में भी जाते हैं। पता लगा इंडिया से अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, तो उससे भी पॉपुलेशन का साइज़ बदलता रहता है। अब माइग्रेशन में भी दो वर्ड हैं, एक होता है, ये देखिए ग्लोसरी देखिए, एक होता है इमिग्रेशन, एक होता है एमिग्रेशन। एक होता है इमिग्रेशन, एक होता है एमिग्रेशन। इमिग्रेशन होता है दोस्तों आपका जब एक ही, इमिग्रेशन होता है जब एक देश के, व्हेन ए पर्सन एंटर्स ए न्यू कंट्री, कि जब एक नए देश में, मतलब इंडिया से अगर अफ्रीका में आदमी जाता है उसको कहते हैं इमिग्रेशन। एमिग्रेशन क्या होता है, जब वह देश छोड़ता है, मतलब वह भारत से गया तो भारत से उसने क्या किया, एमिग्रेशन किया, लेकिन वह अमेरिका में गया तो अमेरिका में उसने क्या किया, इमिग्रेशन किया। वर्ड पे ध्यान देना, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। भारत से अमेरिका एक व्यक्ति गया, तो जब वह अमेरिका में गया तो अमेरिका के लिए वह हो गया इमिग्रेशन। क्या हो गया, इमिग्रेशन। और जब वह भारत से गया तो भारत से जाने की वजह से वह हो गया एमिग्रेशन। ठीक है। सो एमिग्रेंट्स, एमिग्रेंट्स क्या है, उत्प्रवासी। आर पीपल, वे लोग होते हैं जो कि देश को छोड़ देते हैं। तो जिसने भारत को छोड़ा वह बन गया एमिग्रेंट्स। क्या बन गया, एमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स अप्रवासी, हु अराइव इन ए कंट्री, जो अमेरिका में गया वह हो गया इमिग्रेंट्स। अमेरिका के लिए वह हो गया इमिग्रेंट्स और भारत के लिए वह ही व्यक्ति हो गया एमिग्रेंट्स। ठीक है। भारत के लिए एमिग्रेंट्स और अमेरिका के लिए इमिग्रेंट्स। मान लो एक लड़का है राहुल, राहुल भारत से अमेरिका गया, तो राहुल भारत के लिए हो गया एमिग्रेंट और राहुल अमेरिका के लिए हो गया इमिग्रेंट। ठीक है, ओके। कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर्स बाय इन माइग्रेशन और इमिग्रेशन। कुछ देश हैं जैसे कि अमेरिका, यूएसए इसको हम कहते हैं, या ऑस्ट्रेलिया, इनमें जनसंख्या का नंबर बदल रहा है। क्यों? इमिग्रेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग काम करने या पढ़ने जाते हैं। ठीक है। दूसरा, सूडान एक उदाहरण है उस कंट्री का जहाँ पर जनसंख्या कम हो रही है, क्योंकि वहाँ पर आउट माइग्रेशन या एमिग्रेशन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर आप्रवास हो रहा है, वहाँ से लोग काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं। द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशंस टू द मोर डेवलप्ड नेशन इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जो सामान्य प्रवृत्ति है, जो सामान्य प्रवृत्ति है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति ये है कि कम विकसित राष्ट्र से अधिक विकसित राष्ट्र की ओर लोगों का जाना एक अच्छे रोजगार अवसर के लिए। जो सामान्य प्रवृत्ति है प्रवास करने की वह यह है कि लोग अच्छे रोजगार अवसर प्राप्त करने के लिए कम विकसित देशों से ज़्यादा विकसित देशों की ओर चले जाते हैं। विद इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे मोर मूव फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। अगर एक देश की बात करें तो एक देश के अंदर बहुत सारे लोग गाँव से शहरों की ओर, रूरल मीन्स गांव, अर्बन मीन्स शहर, गांव से शहरों की ओर आ जाते हैं या गांव से शहर में रहने के लिए आ जाते हैं, जिससे कि उनको वहाँ पे रोज़गार अच्छा मिल सके, जिससे कि वहाँ पे उनको पढ़ाई अच्छी मिल सके, जिससे कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं या सुविधाएं उनको वहाँ पर अच्छी मिल सकें। तो ये कुछ कारण हैं, ये कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपके जगह में जनसंख्या में बदलाव होते रहते हैं, कहीं पर कम तो कहीं पर ज़्यादा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप इसको अच्छी तरह रिवाइज़ कीजिए, पढ़िए, समझिए। अगर कुछ समस्या होती है
तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं, आपको रिवर्ट मिलेगा। नमस्कार दोस्तों।